जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडियन हिस्ट्री की क्लास में, जिसमें कि लगातार मैं एक के बाद में एक क्लास कंप्लीट करते जा रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट जो कि सिविल सर्विसेज या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हिस्ट्री से का पोर्शन जिसमें आता है, वो सभी विद्यार्थी लगातार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के साथ में। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने जो कंप्लीट किया है, लगातार लेते आ रहा हूँ, इसमें कि ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो मैं अभी कवर कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने मराठा एम्पायर को लगातार कंप्लीट कर रहा हूँ और मराठा साम्राज्य की सारी गतिविधियां मैं लगातार कवर करते आ रहा हूँ। तो आज की इस क्लास में हम पिछली क्लास में यहाँ हमने छोड़ा था, जिसमें कि गायकवाड़ राजवंश के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो वहीं से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी कि गायकवाड़ वंश मैंने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब हम उससे आगे जाकर मराठा साम्राज्य का में जो 6 उपराज्य बने थे, वो हम यहाँ पर अब कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि 3 राज्यों के ऊपर, 3 राजवंश के ऊपर मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी थी। अब हम बाकी की जो 3 राजवंश है उसको अब इसमें कंप्लीट करेंगे इस क्लास में, जिसमें कि होलकर राजवंश, होलकर के बाद में छत्रपति राजवंश, और एक और राजवंश जो रहा वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। यानी कि होलकर, छत्रपति और जो एक और वंश था उसको हम यहाँ पे लगातार देखेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं होलकर के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, होलकर राजवंश, इससे पहली वाली क्लास में मैंने भोसले, गायकवाड़ और एक और राजवंश मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने 3 राजवंश को मैंने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम होलकर, होलकर के साथ में छत्रपति, और छत्रपति के साथ में जो 6 राजवंश में यहाँ पर लिख देता हूँ, 6 राजवंश, तो उनमें मैंने बात कर चुका हूँ। इसमें कि पेशवा, दूसरा गायकवाड़, तीसरा सिंधिया, चौथा भोसले, पांचवा होलकर, और छठवां आखिरी जो राजवंश है वो कौन सा राजवंश है, वो छत्रपति, छत्रपति राजवंश। तो इस तरीके से ये 6 उपराज्यों में मराठा एम्पायर को यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जिसको कि अलग बाजीराव प्रथम के समय में 4 उपराज्य यहाँ पर बनाए गए थे। और वो उपराज्य में एक के बाद में एक कंप्लीट कर रहा हूं। तो मैंने पिछली क्लास में आपको कौन कौन से जो उपराज्य हैं, उपराजवंश है, जो कि मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। एक तो गायकवाड़ मैंने किया, सिंधिया और भोसले, इन तीनों को मैंने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पिछली क्लास को आप बिल्कुल देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के मैं कंप्लीट करूंगा होलकर, छत्रपति और पेशवा, ये 3 जो राजवंश है उनको मैं आज यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। पूरा डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से ये राजवंश की जो उत्पत्ति हुई और कैसे इन्होंने अपने राजवंश को आगे बढ़ाया, वो सारी जानकारी इसमें रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ले लेते हैं अब हेडिंग हम, जो कि है सबसे पहले होलकर पे हम बात करते हैं। होलकर राजवंश, होलकर राजवंश के बारे में अगर बात की जाए तो होलकर राजवंश भारत का, मैं इसका जो एक ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये इंदौर का के मराठा शासक रहे हैं। यानी कि इंदौर का जो क्षेत्र था वहां पर इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो स्थापित किया था, और उस ब्रांचेस को मैं होलकर ने अपना शासन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंदौर, इंदौर के का ये राजवंश है, ठीक है ना। इंदौर का ये राजवंश रहा है। अगर हम इनके बारे में बात की है कि इनकी शुरुआत कैसे हुई थी, इनका मूल रूप क्या था, ये ओरिजिनेट कहाँ के थे,
तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। एक चरवाहा जाति थी, क्या थी? ये एक चरवाहा जाति थी, और या फिर इनको ये कह सकते थे चरवाहा के साथ साथ ये एक कृषक यानी कि किसान थे ये पहले के प्राचीन, मतलब इनसे पहले जब ये होलकर राजपाट नहीं संभालते थे तो उस समय ये एक किसानी का काम करता था। इनका जो वंश था, इनके जो पूर्वज थे वो किसानी का काम करते थे, कृषक वंश के रूप में ये जाना जाता है। एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये चरवाहा जाति के थे, चरवाहा जाति के माने जाते हैं। साथ ही साथ ये एक कृषक भी थे, कृषक यानी कि किसान, किसानी करते थे। इनका जो पूर्वज थे वो किसान किसान थे, ये आपको याद रखना है। और इनका जो मूल क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये मथुरा जिले से आकर ये दक्कन में आकर बसे हुए थे, यानी कि मथुरा जिले के थे इनके पूर्वज, और मथुरा से आकर ये दक्कन के क्षेत्र में आके बस गए थे। और यहाँ पर दक्कन में देखा जाए तो दक्कन में ये आए मथुरा से, ठीक है ना। मूल निवासी इनका जो वंश था ये मथुरा का था, मथुरा इनका मूल निवास था। इनके मूलवासी थे इनके पूर्वज, ये आप लिख लीजिए, मूलवासी थे। और ये मथुरा से दक्कन में शिफ्ट हुए। इनकी पूरी की पूरी जो वंश था ये दक्कन की तरफ में आगे बढ़ा और दक्कन में आके रहने लगा। दक्कन में रहने लगा, एक गांव था जिसका नाम था होल या फिर हल, ठीक है ना। एक गांव था जिस गांव का नाम था क्या? होल, होल या फिर हल नाम से एक एक ग्रामीण क्षेत्र था जिसमें कि ये बस गए थे आकर। और इसी गांव के निवासी होने के कारण, ठीक है ना, इनके पारिवारिक नाम इनका पड़ गया होलकर, यानी कि होल गांव के रहने वाले, होल गांव के निवासी वाले। इसलिए इनका जो वंश का नाम है वो चला होलकर से, यानी कि होल गांव के निवासी, होल गांव के निवासी होने के कारण इनका जो नाम रखा गया वो होलकर पड़ा, ठीक है ना। ये इसका प्राचीन किस तरीके से इनका जो वंश का नाम है वो कैसे पड़ा। देखा होगा आपने कि जो जो पूर्वज है उनके नाम के पीछे उनका गोत्र लगा रहता है, तो वो वहां खुद की एक वंशावली होती है, उस कारण से उनका नाम उनके आगे गोत्र लगा रहता है हर जगह। हर हिंदू समाज में देखा जाए, सनातन धर्म में गोत्र का बहुत उपयोग है, और गोत्र उस क्षेत्र से ही संबंधित कहलाता है। इसी तरीके से ये परिवार जिस क्षेत्र में रहा उस क्षेत्र का नाम इन्होंने अपनाया, और इस तरीके से ये होलकर कहलाए। अगर हम इस राजवंश के बारे में बात करें तो इस राजवंश के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो कौन थे? तो इसके फाउंडर थे, संस्थापक वो कौन थे? वो थे मल्हारराव होलकर। कौन थे? मल्हारराव होलकर के नाम से जाने जाते हैं, और मल्हारराव होलकर को ही यहाँ पर इनके संस्थापक माना जाता है। होलकर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि होलकर नाम कैसे पड़ा। तो मल्हार राव जी जो थे वो इस राजवंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, और वो अपनी योग्यता, यानी कि वो ऐसे ही इसके राजपाट के इन्होंने नहीं, इनको नहीं मिला, इनकी योग्यता थी, अपने योग्यता के बलबूते पर, ठीक है ना। ये पहले जो किसान था इनका जो पूरा परिवार, उसके ऊपर योग्यता दिखाते हुए ये अपने आप को इन्होंने ऊपर उठाया। और मल्हारराव ने इस पूरे राजपाट को संभाला। ये किस समय की बात है? ये समय है अपना अ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम के समय ही एक सैनिक के रूप में कार्य करते थे। फिर बाजीराव प्रथम के बाद में जब बालाजी प्रथम आए, बालाजी राव आए, बालाजी राव के बाद में फिर उनके समकालीन जो रहे, यानी कि बालाजी राव के बालाजी बालाजी प्रथम के समय में जो 1761 का युद्ध हुआ, युद्ध में जो बिखराव हुआ उसमें ये वहां से बचकर निकल गए थे, और बचकर निकलने के बाद में इन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाया था। यानी कि 1761 की लड़ाई में इन्होंने पूरी तरीके से हिस्सा लिया था, लेकिन उसके बाद में इनकी ये बचकर निकल गए थे, ये वहां पर इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। उसके बाद में इन्होंने अपने राजपाट को आगे बढ़ाया, और मल्हारराव होलकर के पश्चात में इनके जो पुत्र थे दलपत राव होलकर, तो दलपत राव होलकर जो जो रहे वो खंडेराव होलकर, सॉरी, खंडेराव होलकर जो थे, दलपत राव होलकर नहीं, दलपत राव, दलपत शाह थे वो, तो मैं शाह वंश के बारे में यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया। उनका नाम था खंडेराव होलकर, खंडेराव
होलकर, जो कि इनके पुत्र रहे, लेकिन इनके पुत्र अल्पायु रहे, वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए। उनकी मृत्यु के बाद में जो पुत्र वधू थी, यानी कि उनकी जो पत्नी थी, जो जिनका नाम था देवी अहिल्याबाई, यानी कि अहिल्याबाई जो नाम था, अहिल्याबाई होलकर ने अपने राजपाट को संभाला था। यानी कि मल्हारराव होलकर जो कि पहले शासक बने, उसके बाद में इनकी पुत्र वधू जो कि अहिल्याबाई होलकर होलकर ने होलकर राजवंश का राजपाट संभाला था, अपने हाथों में ले लिया था, और बहुत ही कुशलता के साथ में इन्होंने इस पूरे के पूरे राजवंश का संचालन किया था। इन्होंने सबसे पहले अपना राजपाट इंदौर में ही संभाला था, फिर इंदौर से अपनी राजधानी को शिफ्ट करके ये कहां पे ले गए थे, ये अपनी राजधानी शिफ्ट करके ले गई थी अपनी, जो हम बात कर रहे हैं देवी अहिल्याबाई की, ये महेश्वर ले गई थी। महेश्वर यानी कि खरगोन के पास में जो क्षेत्र है महेश्वर, वहां पर जाके अपने राजपाट का संचालन किया था। तो इसके बारे में भी मैं आगे आपको अगली क्लासेस में अच्छे से समझाऊंगा कि उनकी जो जीवन की काल थे, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, ये भी मैं इसके ऊपर भी एक क्लास पूरी आपके सामने आपको बनाकर दूंगा। अब हम चलते हैं मराठा राज्य में किस तरीके से होलकर परिवार अंदर आया था, ठीक है ना। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 1724 की बात करते हैं, जिस समय की बाजीराव प्रथम का शासन था, ठीक है। थोड़ा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, ये प्राचीन इतिहास है। 1724 ईस्वी में जब मराठा राज्य में पेशवा बाजीराव प्रथम का शासन था, वो जब यहाँ पर पेशवा थे, 1724 1724 ईस्वी की बात है। 1724 में जब बाजीराव प्रथम यहाँ पर पेशवा थे, उस समय में मल्हारराव होलकर को 500 घुड़सवार सैनिकों की कमान सौंपी थी। यानी कि ये एक प्रकार से एक टुकड़ी की का ये प्रतिनिधित्व करते थे। कौन, किस समय की बात है ये, बाजीराव, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। बाजीराव प्रथम जब यहाँ पर पेशवा थे, उनकी पेशवाई के समय, जब वो यहाँ पर पेशवा थे, उस समय मल्हारराव होलकर इसके पास में 500 घुड़सवार जो थे, वो सैनिकों की कमान इनको सौंपी गई थी। 500 घुड़सवार सैनिकों की कमान इनको सौंपी गई थी। छोटे छोटे पॉइंट है जो कि मैं आपको लिखा रहा हूं। सैनिकों की समान कमान इनको सौंपी गई थी, यानी कि एक टुकड़ी की ये पूरी जिम्मेदारी इनको दी गई थी। फिर आगे जाकर जल्द ही इनको पेशवा बाजीराव प्रथम ने इनको मालवा का प्रधान सेनापति बनाया था। मतलब यहीं से इनकी जो खूबियां थी, वो खूबियां यहाँ से आगे निकल के आई। उसके बाद में पेशवा बाजीराव प्रथम ने इनको मालवे का सूबेदार, यानी कि मालवा का प्रधान सेनापति यहीं से बन गए थे। आगे चलकर ये जो मालवा क्षेत्र है, और मालवा क्षेत्र में ही इंदौर आता है, मालवा क्षेत्र के लिए प्रधान सेनापति इनको नियुक्त किया गया था। प्रधान सेनापति मालवा क्षेत्र का प्रधान सेनापति बनाया गया था। और इसके बाद में इन्होंने अपना मुख्यालय जो है 2 जगह बनाया था। सबसे पहले तो इंदौर में इन्होंने अपना पूरा का पूरा क्षेत्र रखा, इंदौर को अपना मुख्यालय बनाया। उसके बाद में आगे चलकर इनका जो मुख्यालय है अहिल्याबाई के समय में महेश्वर बना था, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा। तो यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपके पूरे क्लियर हो जाने चाहिए। जब मल्हारराव होलकर की मृत्यु हो जाती है, देन उसके बाद में खंडेराव की जो मृत्यु होती है, वो मल्हारराव होलकर के रहते रहते ही हो जाती है। और जब उनकी पुत्र वधू जो कि विधवा हो जाती है, और जब मल्हारराव होलकर की मृत्यु होती है, देन उसके बाद में देवी अहिल्या ने पूरा राजपाट को बहुत ही कुशलता के साथ में संभाला था। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मृत्यु की बात करें, तो मल्हारराव होलकर की मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु जो होती है मल्हारराव होलकर की, वो होती है 1766 में। 1766 ईस्वी में जब मल्हारराव होलकर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो थे, यही जो मल्हारराव होलकर थे, ये मालवा के वास्तविक शासक थे। यानी कि पूरा का पूरा जो मालवा का क्षेत्र था, जो एक उपराज्य के रूप में बाजीराव प्रथम ने डिवाइड किया था,
वहां के वास्तविक शासक जो थे वो मल्हारराव होलकर ही थे। तो 1766 में जब मल्हारराव होलकर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में 1767 से लेके, क्योंकि इनके जीवन काल में ही इनकी पुत्र वधु इनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है खंडेराव जी की। देन उसके बाद में पुत्र वधु पूरा का पूरा राजपाट संभालती है अहिल्याबाई जी। अहिल्याबाई होलकर ने पूरा राजपाट संभाला था, जो कि 1700 कब से संभाला था, 1767 से लेकर 1794 तक अहिल्याबाई होलकर अहिल्याबाई होलकर ने बहुत ही कुशलता के साथ में अपने योग्यतापूर्ण जो निर्णय लिए उससे पूरा राज्य का शासन इन्होंने चलाया। अगर हम बात कर लें होलकर वंश की, तो इन्होंने जो इंदौर की समृद्धि के साथ ही साथ में इन्होंने शांति का सागर भी इनको माना जाता था। किसको, अहिल्याबाई को। यानी कि अहिल्याबाई का जो शासन था उसको हम 3 भागों में यहाँ पर ले सकते हैं, एक तो शासन, दूसरा न्याय और तीसरा उनकी बुद्धि। अहिल्याबाई होलकर का 3 यहाँ पर मंत्र हैं, 3 चीजें जिसको कि यहाँ पर माना जाता है। एक तो उनका जो शासन था, तीसरा उनका जो न्याय व्यवस्था थी, वो जो न्याय करती थी, और तीसरी उनकी जो बुद्धि उन्होंने यहाँ पर लगाने के लिए, बुद्धि लगाकर जो शासन किया, इन तीनों के लिए वो बहुत ही ज्यादा विख्यात रही थी। साथ ही साथ में इन्होंने काफी धार्मिक कार्य भी किए थे, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने महिला जो कुटीर उद्योग को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया था, जिससे कि महिलाएं आगे जाकर खुद अपना जीवन की को और ज्यादा मजबूत कर सके। तो वहां पर प्रमुखता से इन्होंने महिला गृह उद्योग का भी शुरुआत की थी देवी अहिल्या ने। कहां पर, जब इन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर ही लेकर गई थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें देवी अहिल्या के साथ में उनके एक प्रमुख बहुत ही ज्यादा करीबी एक संबंधी रहे थे, इनका नाम था तुकोजी होलकर। उनका नाम लिए बगैर ये चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं, तो इसलिए देवी अहिल्या का शासनकाल का जो पूरा कार्यभार संभाला था वो तुकोजी राव होलकर ने संभाला था। किसने जब संभाला था, तुकोजी होलकर। तुकोजी होलकर, इनका भी नाम आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, जो कि देवी अहिल्या के साथ में इनका शासन चलता था। यानी कि ये तुकोजी होलकर जो थे वो एक सेनापति के रूप में यहाँ पर इन्होंने कार्य किया था। देवी अहिल्या के शासनकाल में ये एक सेनापति थे। क्या थे ये, सेनापति थे। ये सेनापति थे वहां पर, और इन्होंने यहाँ पर पूरा कार्यभार संभाला था। यानी कि तुकोजीराव होलकर जब देवी अहिल्या रही थी उसके शासनकाल में तो इन्होंने पूरा कार्यभार संभाला ही, लेकिन जब देवी अहिल्या की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बावजूद भी इन्होंने अपना कार्यभार बहुत अच्छी तरीके से संभाला था। यानी कि जब देवी अहिल्या की मृत्यु हो जाती है, जो कि 1794 में, कब होती है देवी अहिल्या की मृत्यु, 1794 ईस्वी में जब होती है, फिर उसके बाद में तुकोजी होलकर इसके उत्तराधिकारी बनते हैं। देवी अहिल्या की मृत्यु होने पर ये उनके उत्तराधिकारी बने, और 1797 में तुकोजी होलकर को हटाने के बाद, यानी इन्होंने 94 से लेके 3 वर्ष तक ये उत्तराधिकारी रहे और पूरे के पूरे होलकर साम्राज्य को इनको संभाला। लेकिन यहाँ पे 1797 में एक घटना घटती है, जिसमें कि तुकोजी होलकर को हटाकर उनका जो एक नाजायज बेटा था जसवंत राय ने यहाँ पर पूरी की पूरी सत्ता पर कब्जा कर लिया था। कब, 1797 ईस्वी में। नाजायज बेटा, नाजायज पुत्र था, बेटा था, जिसका नाम था जसवंत राव होलकर, बोल सकते हैं इसको।
जसवंत राव ने यहाँ पर कब्जा किया, सत्ता से इनको बेदखल कर दिया था और कब्जा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट पूरे की पूरे भूल करके मैंने आपको बताए। अब हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट, जो कि क्योंकि कब्जा तो इनके नाजायज बेटे जसवंत राव ने कर ही लिया था, और उसके बाद में इसने अपना शासनकाल 1797 से लेके 1803 की एक घटना है वहां तक देखने को यहाँ पर आपको भी मिलेगा। यानी कि 1803 में जब दूसरा मराठा युद्ध छिड़ा, उस समय यहाँ पर जो जसवंत राव थे ये तटस्थ रहे थे, यानी कि दूर रहे थे, इन्होंने दूरी बनाकर रखी थी। तो दूसरा मराठा युद्ध हुआ था किसके साथ में? आंग्ल मराठा युद्ध। नोट कीजिएगा, इस समय की जो घटना थी, इस समय जसवंत राव ने अपनी जो पारी थी वो बिल्कुल दूरी बना के रखी थी, और उस समय इन्होंने ज्यादा यहाँ पर युद्ध में भूमिका नहीं निभाई थी। दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 में, आंग्ल मराठा युद्ध, उस समय ये क्या थे? जसवंत राव, जो कि एक नाजायज बेटा था तुकोजी होलकर का, उसने कब्जा किया था। ये इस युद्ध में इनकी भूमिका ज्यादा थी नहीं, ये तटस्थ रहे थे, उसमें तटस्थ थे। ठीक है ना। लेकिन 1804 में जब सिंधिया के पराजय के बाद में इन्होंने ब्रिटिश सेना पर हमला भी किया था, उसके बाद में दिल्ली को भी घेरा था। यानी कि उस समय 1804 में जो एक षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र की बात की जाए तो उसमें जो बाजीराव द्वितीय था, बाजीराव द्वितीय के साथ में और सिंधियाओं के साथ में जो एक पूरी की पूरी संधि बनाने के बाद में इन्होंने होलकर पर जो हमला किया था, उसमें यहाँ पर जसवंत राव होलकर को पूरी सफलता मिली, और सफलता होने के बाद में यहाँ पर ब्रिटिश पर भी हमला किया था और दिल्ली को भी इन्होंने घेरा था, जसवंत राव होलकर ने। इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन नवंबर 2004 में दिग फर्रुखाबाद में उनकी सेना यहाँ पर हारी थी, यानी कि पहले दिल्ली को घेरा, लेकिन 1804 में ही इन्होंने दिग और फर्रुखाबाद में उनकी सेना यहाँ पर हार गई थी, और एक वर्ष के बाद में यहाँ पर इनको मजबूरी में आकर अंग्रेजों से समझौता भी करना पड़ा था। इसके बाद में इन्होंने ये काफी ज्यादा निराश हो गए थे, काफी ज्यादा उत्साहित हो गए थे, क्योंकि एट द एंड इन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी, उससे बहुत ही ज्यादा विक्षेपित हुए, और इनकी 1811 में किसकी? जसवंत राव होलकर। ठीक है ना, मैं इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। जसवंत राव होलकर की 1811 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में होलकर शासन आगे बढ़ता चला गया, और 1940, क्योंकि उसके बाद में 1818 के आसपास में होलकर साम्राज्य भी कहीं ना कहीं पे सहायक संधि के शिकार रहा, और सहायक संधि के साथ में यहाँ पर अंग्रेजों के साथ में इन्होंने सहायक संधि की, और सहायक संधि चलते हुए ये अंग्रेजों के साथ में मिलकर ही इन्होंने शासन चलाया था। और 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय इसको एक राज्य, एक अलग अस्तित्व की समाप्ति तक ये चलता रहा था। यानी कि उस समय जब ये सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत आ गया था, उस प्रोविंस के बाद में फिर मध्य प्रदेश शासन के साथ में इन्होंने शासन में मिलने के बाद में फिर ये 1956 में जब मध्य प्रदेश का दोबारा गठन हुआ, फिर ये मर्ज हो गए थे। ठीक है, तो ये था मराठा साम्राज्य का एक उपराज्य, जो कि है होलकर राजवंश, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी यहाँ पर कंप्लीट की है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मराठा का होलकर साम्राज्य आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में बीच में मैं ब्रेक लूंगा, और यहाँ से मैं आपको अब होलकर साम्राज्य के बाद में जो दो रह गए हैं, जिसमें कि छत्रपति और पेशवा रह गए हैं, जिनको कि बीच बीच में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। तो वो दोनों जो वंश थे वो कहीं ना कहीं पे शिवाजी के राजवंश के घराने के ही रहे, और इसके जो चार उपराज्य थे, ये ही चार उपराज्य प्रमुख थे, जो कि बाजीराव प्रथम के समय में इनका गठन किया गया था। तो ये चार उपराज्य मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर हम उनकी थोड़ी सी बेसिक समझे तो वो आपको समझ में आएंगे कि इसमें जो छत्रपति था, छत्रपति राजवंश था, और दूसरा था पेशवा। ठीक है ना, पेशवा था।
तो ये पेशवा और छत्रपति की बात कर ली जाए तो इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको यहाँ पर अपडेट करा देता हूँ। छत्रपति जो जो थे, ये थे सतारा में, इनको सतारा का क्षेत्र दिया था और इन्होंने सतारा में न्यूट्रल होकर यहाँ पर अपना कार्यभार संभाल रहे थे। अगर हम पेशवा की बात करें तो पेशवा जो थे ये पुणे में थे, इनके पास में पूना था, पुणे के पेशवा कहलाए ये। तो पुणे का पूरा कार्यभार, पूरा का पूरा राजपाट इनके पास में था। तो इस तरीके से ये पूरे 6 उपराज्यों में ये डिवाइड हो गया था। अब हम आगे बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि यहाँ पर अंग्रेजों के साथ में 3 मराठा युद्ध आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में मैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के ऊपर पूरी चर्चा करने वाला हूं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अगर हम इसके बारे में बात करें यहां पर, तो ये युद्ध का जो काल था ये था 1775 से लेके 1782 ईस्वी, यानी कि लगभग 7 वर्ष का जो कार्यकाल था, ये 7 वर्ष का युद्ध था ये, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के रूप में जाना जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज मराठाओं के संबंध के बीच में एक आगामी तनावपूर्ण संबंध के लिए ये माहौल तैयार किया, जो कि बाद में जाकर भारत का जो भविष्य था वो भविष्य के लिए एक निर्णायक साबित हुआ था। तो इसकी जो एक पृष्ठभूमि है वो हम यहाँ पर समझते हैं। इसकी पृष्ठभूमि को हम यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई थी। तो इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, 1772। ठीक है, 1772 नोट करते जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर नोट करा रहा हूँ। 1772 ईस्वी की बात है। उस समय में माधवराव की मृत्यु हो गई थी। माधवराव जो कि जो बालाजी बाजीराव है, बालाजी बाजीराव के ये पुत्र थे माधवराव। माधवराव की मृत्यु के बाद में उनके जो भाई थे नारायण राव, उनके उत्तराधिकारी के रूप में 5वें पेशवा बने थे। यानी कि 1772 में क्या हुआ था, माधवराव की मृत्यु हो गई थी। माधवराव का जो शासनकाल था वो क्या था, 1761 से लेकर 1772 तक चला था। और 72 के बाद में उन्हीं के भाई नारायण राव ने उत्तराधिकारी के रूप में 5वें पेशवा बने। 1772 में माधवराव की मृत्यु हुई। माधवराव इनकी मृत्यु हो गई थी। देन उसके बाद में इन्हीं के ब्रदर कौन थे, वो नारायण राव। ये 5वें पेशवा के रूप में यहां पर गद्दी में बैठे। 5वें पेशवा, 5वें पेशवा के रूप में ये उत्तराधिकारी के रूप में ये गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी षड्यंत्र यहाँ पर रचा जाता है, जिसमें कि नारायण राव के जो चाचा थे, उनके चाचा कौन थे, चाचा यानी कि बालाजी, जो 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 बालाजी बाजीराव थे। तो बालाजी बाजीराव के जो भाई थे रघुनाथ राव, कौन थे, रघुनाथ राव, ठीक है ना, इनके चाचा। चाचा कौन थे, रघुनाथ राव। इनका बहुत बड़ा रोल है। यही एक पृष्ठभूमि है जिसको कि आपको याद रखना है। इनके चाचा थे रघुनाथ राव, यानी कि अपने भतीजे की हत्या कर दी थी इन्होंने। यानी कि यही जो थे इन्होंने नारायण राव की हत्या की, और हत्या करने के बाद में खुद को अगला पेशवा घोषित कर दिया था। यानी कि 1 वर्ष 1773 में 1 वर्ष तक ही नारायण राव गद्दी पर बैठे
और उसके बाद में रघुनाथ राय ने एक षड्यंत्र में अपने भतीजे की हत्या की और हत्या करने के बाद में खुद को अपना अगला पेशवा घोषित कर दिया था। यानी कि ये खुद को ही अपने पेशवा बना दिया था, पेशवा घोषित किया था, अगला घोषित हुआ थे, लेकिन ये बन नहीं पाए थे, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इन्होंने अपना अगला पेशवा घोषित हो गए थे, ये इन्होंने अपने आप को स्वयं को ही पेशवा घोषित कर दिया, हालांकि वह कानूनी उत्तराधिकारी नहीं थे, बन नहीं पाए थे। तो यहां पर बात की जाती है नारायण राव की विधवा, नारायण राव जो कि भतीजा था किसका, रघुनाथ राय का, और इनकी जो विधवा थी यानी कि इनकी जो पत्नी थी वो थी गंगूबाई। गंगूबाई ने अपने पति की मृत्यु के बाद में एक बेटे को जन्म दिया था, यानी कि जब नारायण राव की हत्या की थी उस समय इनकी जो पत्नी थी गंगाबाई या फिर गंगूबाई जिसको बोलते हैं, गंगाबाई उस समय पॉजिटिव थी और उनके गर्भ में नारायण राव का बेटा पल रहा था, यानी कि उनके बेटे ने जन्म नहीं दिया था, वो उसके पेट में था, लेकिन जब वो पेट में था तब तक ये उत्तराधिकारी बनकर बैठ जाते हैं और अपने आप को एक पेशवा घोषित कर देते हैं। लेकिन जब पति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में गंगाबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, नवजात शिशु, ठीक है ना, नवजात शिशु यानी कि एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था सवाई माधवराव। क्या रखा गया, माधवराव नाम रखा गया। बेटे का नाम था जो कि नारायण राव का पुत्र था। बिल्कुल इनकी जो पीढ़ी है उनको याद रखना जरूरी होगा। नारायण राव का पुत्र, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में फिर जन्म होता है, पुत्र था, क्या नाम था उसका, सवाई के नाम से भी याद रखिएगा, सवाई माधवराव, सवाई माधवराव, सवाई माधवराव जिसका नाम रखा गया। और वो कानूनी रूप में आगे जाकर, ठीक है ना, कानूनी रूप में आगे जाकर ये पेशवा बने, पेशवा बने, आगे जाकर ये पेशवा बने थे, यानी कि यहां पर कानूनी रूप से उनका पूरा हक बना। और 1 वर्ष के अंतर ही अंदर जब वो छोटे थे उस समय ये कानूनी रूप से इनको पेशवा घोषित कर दिया गया। और यहाँ पर उनके संरक्षण के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, बिल्कुल एक के बाद में एक चेन आपको बताते जा रहा हूं मैं, नाना फडणवीस, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, माधवराव राव के साथ में जुड़ता है और वो जुड़ता है नाना फडणवीस का, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस ने यहाँ पर संरक्षण दिया था और उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर 12 भाई काउंसिल की यहाँ पर शुरुआत होती है। 12 भाई काउंसिल यानी कि 12 भाई परिषद का एक गठन किया गया था, जिसमें कि 12 मराठा प्रमुख को शिशु को एक नया पेशवा नॉमिनेट करने के लिए और एक शासक के रूप में शासन करने के लिए प्रयास किया था। किसने किया था, नाना फडणवीस ने। इन्हीं के द्वारा, यहाँ पर मैं लिखूंगा, इनको याद कर लीजिएगा, इन्हीं के द्वारा 12 भाई काउंसिल, 12 भाई परिषद, ठीक है ना, 12 भाई परिषद बोल सकते हैं या 12 भाई काउंसिल भी बोलते हैं कई जगह पर। तो 12 भाई परिषद यानी कि यहाँ पे 12 मराठा प्रमुखों ने शिशु को नया पेशवा नॉमिनेट करने और उसको शासक के रूप में शासन चलाने के लिए यहाँ पर प्रयास जो किए थे वो नाना फडणवीस ने किए, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रमुख भूमिका थी। ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ा रहा हूं आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, उसी की भूमिका है कि ये भूमिका कैसे रची गई। यहाँ पर पेशवा रघुनाथ राय को नहीं बनाया गया, उसको 1 साल में ही पेशवा की गद्दी से बेदखल किया, क्योंकि वो गैर कानूनी रूप से पेशवा की गद्दी पर बैठ रहे थे। अब हम इसी को आगे बढ़ेंगे, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दिस इज द मैन इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैन इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि आंग्ल मराठा युद्ध में अपनी भूमिका यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें कि नाना फडणवीस के द्वारा कौन कौन से कार्य हुए थे। तो इन्होंने 12 भाई काउंसिल की स्थापना की थी, जिसके द्वारा यहाँ पर
जो सवाई माधोराव है उनको शासक के रूप में नॉमिनेट करने का इन्होंने प्रयास किया था और आगे जाकर ये सफल भी हुए थे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 1773 से लेकर 1794 तक, जब तक माधव सवाई माधोराव यहाँ पर पेशवा के रूप में रहे, तब तक नाना फडणवीस 1799 तक नाना फडणवीस रहे। उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, तब तक इन्होंने शासन बहुत अच्छे से चलाया था। लेकिन उसी बीच में सवाई माधोराव जी की मृत्यु भी हो जाती है और उसके बाद तक भी नाना फडणवीस यहाँ पर जीवित रहते हैं। तो हम इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे आपको समझ में आता है। अभी मैं यहाँ तक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसके आगे का पॉइंट मैं अभी अब भी हाजिर हुआ। चलिए मैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बाद में क्या घटना घटी। तो उसमें दो संधियां यहाँ पर प्रमुख रोल प्ले करती हैं, एक तो सूरत की और दूसरी पुरंदर की संधियां। इन दोनों पर भी मैं अब आपके आगे चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हेडिंग लिख लीजिए आप, सूरत और पुरंदर की संधि। ये दोनों संधियां यहाँ पर आपको लेके जाएंगी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की ओर। ठीक है, यानी कि सत्ता में अपनी स्थिति छोड़ने के लिए तैयार ना होने के कारण यहाँ पर रघुनाथ राव के बारे में बात की जा रही है। यानी कि रघुनाथ राव जो कि बहुत ही ज्यादा उग्र हो चुका था, बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो इस सत्ता में पेशवा के पद पर नहीं पहुंच पाया था। 1 साल में उसको भगा दिया गया, हटा दिया गया। तो यहाँ पर सत्ता में अपनी स्थिति छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था और ना होने के कारण रघुनाथ राव ने बॉम्बे में क्या किया था, यहाँ पर अंग्रेजों से मदद मांगी थी। किसने? रघुनाथ राव ने। यहाँ पर फिर से रघुनाथ राव आ गया, ये यहां से सीधे महाराष्ट्र बॉम्बे ये चला गया रघुनाथ राव, और इसने बॉम्बे में जाकर, बॉम्बे जो कि प्रेसिडेंसी थी उस समय अंग्रेजों की, और बॉम्बे में जाकर इसने अंग्रेज से मदद मांगी। बॉम्बे में जाकर अंग्रेजों से मदद मांगी, और इस मदद को ही कहा जाता है, क्योंकि बॉम्बे से लगा हुआ था सूरत, और सूरत में इन्होंने अपनी खुद की पहली फैक्ट्री खोल दी। जैसे कि मैंने आपको पहले पिछली क्लासेस में बताया है, जब अंग्रेजों ने अपने आप को शुरुआत की थी, यानी कि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, सबसे पहले सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। तो यहाँ पर बॉम्बे से वो सूरत, और यानी कि जो संधि हुई थी वो सूरत में जाकर हुई थी। यानी कि 1775 में यहाँ पर रघुनाथ राव ने सूरत में जाकर संधि की थी। कब? 1775 में। 1775 में हुई थी, रघुनाथ राय और अंग्रेजों के साथ में ये संधि हुई थी। और इस संधि के तहत रघुनाथ राव ने सूरत और भरूच जिले के राजस्व का एक हिस्सा, साथ साथ सालसेट का जो क्षेत्र है और बसीन के क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंपने के लिए वादा कर दिया था इस संधि में। नोट कीजिएगा, इसको मैं आगे बताऊंगा, नोट कीजिएगा। इसी को कहा जाता है सूरत की संधि, 1775 की सूरत की संधि, जो कि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और इसमें उसने ये कहा था कि अंग्रेज, अगर आप मेरे साथ में
मेरे को पेशवा बनाने में मदद करते हो, तो मैं आपको यहाँ पर सूरत और भरूच जिले का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, उसका एक हिस्सा आपको दे दूंगा। और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो महाराष्ट्र में सालसेट और बसीन है, उसके क्षेत्र भी अंग्रेजों को मैं आपको सौंप दूंगा। यानी कि सालसेट, बसीन और सूरत और भरूच जिले के जो रेवेन्यू है, उसका भी हिस्सा देने को तैयार हो गया। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर रघुनाथ राव को के साथ में ये संधि की, और उस संधि में यहाँ पर रघुनाथ राव को 2500 यानी कि 2500 सैनिक प्रदान किए थे। 2500 सैनिकों की एक टुकड़ी जो कि रघुनाथ राव को अंग्रेजों से मिल गई थी। ठीक है, इतना पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। इस संधि से इसको क्या मिला था? इसको मिले थे 2500 सैनिक, 2500 सैनिक मिल गए थे। और इसके एवज में इसने कमिटमेंट किया था, अगर मैं पेशवा बनता हूं तो मैं आपको सूरत और भरूच जिले का जो रेवेन्यू है वो उसका एक हिस्सा भी दे दूंगा, और साथ ही साथ आपको सालसेट और बसीन के क्षेत्र को भी आपको सौंप दूंगा, अगर मैं यहाँ पर पेशवा बन जाता हूँ। तो ये एक यहाँ पर कमिटमेंट कर लिया। ठीक है, तो ये क्लियर मेरे ख्याल से बात हो जानी चाहिए। यहाँ पर बात की जाए तो आगे चलते हैं, तो आगे में यहाँ पर जो संधि थी, उस संधि की एक निंदा भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको एक हेडिंग बना लीजिएगा आप, जिस हेडिंग का नाम है संधि की निंदा। सूरत संधि की निंदा, यानी कि सूरत की जो संधि हुई थी उसकी एक निंदा यहाँ पर मिलेगी। सूरत की संधि की निंदा, यानी कि यहाँ पर भी रघुनाथ राव कामयाब नहीं हो पाता है, ये सी हेडिंग बनाइएगा। यहाँ पर भी रघुनाथ राव कामयाब नहीं हो पाता, यानी कि ये निंदा जो होती है ये कहां से होती है? ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल, यानी कि कलकत्ता, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था, वहां से इसकी निंदा देखने को मिलती है। उसने वहां से निंदा कर दी, जो कि दोनों मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट जो कि कलकत्ता पहुंचानी पड़ती थी, तो वहां पर जाकर निंदा हुई। यानी ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने सूरत की संधि जो कि 1775 में हुई उसकी निंदा की, और कर्नल ऑप्टेन ने इसको रद्द करने और रेजेंसी के साथ में एक नई संधि का प्रस्ताव यहाँ पर भेज दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो संधि थी, ये संधि पूरी तरीके से इसको निरस्त कर दिया गया था, इसको रद्द कर दिया गया था। सूरत की संधि यहाँ पर रद्द हो जाती है, क्योंकि इसकी निंदा हो जाती है कलकत्ता की काउंसिल में। वहां पर ये प्रस्ताव मिलता है, उसके बाद में इसको वहां पे कर्नल ऑप्टेन ने इसको, उस समय का जो कर्नल था, उसने इसको रद्द किया। और रद्द करने के बाद में जो उस समय एक नई संधि यहाँ पर देखने को मिली, और वो संधि का नाम था पुरंदर की संधि। इसीलिए मैंने आपको हेडिंग बनाई थी कि यहाँ पे सूरत और पुरंदर की संधि प्रमुख मायने रखती है। इसके तुरंत बाद, एक वर्ष बाद, 1776 में 1776 में पुरंदर की संधि यहां पर देखने को मिलेगी। पुरंदर की संधि होती है यहाँ पर। पुरंदर की संधि यहाँ पर आपको मिलती है, जो एक नई संधि हुई थी, जो कि अंग्रेजों के साथ में यहाँ पर मिली थी। यानी कि 1776 में पुरंदर की संधि के लिए पुणे भेजा गया, यानी कि यहाँ पर एक नई संधि पुणे के पेशवा की, उस समय क्योंकि रघुनाथ राव के साथ में जो संधि थी वो यहाँ पर उस त्याग दिया था, यानी कि जिसमें कि रघुनाथ राव को त्याग दिया। और उसके बाद में इस संधि में ये तय किया गया कि रघुनाथ राव को आप अलग कीजिए, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर रघुनाथ राव को पेंशन देने का भी वादा कर दिया। पुरंदर में एक संधि हुई, और उसमें यहाँ पर रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन पाए, लेकिन उनको यहाँ पर पेंशन देने का वादा कर दिया। पेंशन पेंशन का वादा किया यहाँ पर। ठीक है, एक नई संधि हुई, रघुनाथ राव को त्याग दिया गया, और उसको पेंशन देने का वादा किया। ठीक है, तो ये प्रमुख पॉइंट जो कि आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, यानी कि बंबई सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था, और रघुनाथ राव को शरण दे दी यहाँ पर। ठीक है ना, अस्वीकार कर
रघुनाथ राव को शरण दे दी और फिर 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट तक एक बंदरगाह देकर, यानी कि यहाँ पे फ्रांसीसियों के साथ में एक यहाँ पर मेलजोल बढ़ाया नाना फडणवीस ने, क्योंकि अंग्रेजों के साथ में पूरे तटस्थ दूरी बना के रखी थी और फ्रांसीसी उस समय फ्रांसीसी भी थे, तो फ्रांसीसियों के साथ में एक हमें पश्चिमी वेस्टर्न जोन पर यहाँ पर एक बंदरगाह देकर कलकत्ता काउंसिल के साथ में अपनी जो संधि का था उसका उल्लंघन कर दिया था। ठीक है ना, यहाँ पर उल्लंघन हुआ था जो कि 1776 में यहाँ पर एक उल्लंघन हुआ था। ये संधि हुई थी पुरंदर की संधि नाना फडणवीस के साथ में। ठीक है ना, नाना फडणवीस के साथ में ये हुई थी, याद रखना, नाना फडणवीस के साथ में ये संधि हुई थी। लेकिन ये संधि होने के बाद में यहाँ पर पेंशन के लिए भेज दिया गया था रघुनाथ राय को, और साथ ही साथ में उसको उनका त्याग कर दिया गया था। ठीक है ना, और उसके बाद में यहाँ पे बंबई सरकार ने इसको अस्वीकार किया। उसके बाद में रघुनाथ राव को दोबारा से शरण दे दी। 1777 में नाना फडणवीस ने एक कार्य कर दिया था जिसमें कि फ्रांसीसी, जो कि अंग्रेजों के घोर विरोधी थे, अंग्रेज इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पहले से ही अंग्रेजों के साथ में इनका 36 का आंकड़ा शुरू हो चुका था। फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह दे दिया था, किसने? नाना फडणवीस ने। 1777 ईस्वी में नाना फडणवीस ने किसको? फ्रांसीसियों को क्या किया था? यहाँ पर एक बंदरगाह दिया, और उस बंदरगाह देने के कारण यहाँ पर जो कि 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी उसका उल्लंघन किया। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने पुणे की ओर एक सेना भेजी थी। पूरी की पूरी यहाँ पर चेन में आपको समझा रहा हूं। 1775, 1776, 1777। 1775 में सूरत की संधि होती है, 1776 में जो पुरंदर की संधि होती है, उसके बाद में उसका उल्लंघन होता है नाना फडणवीस के द्वारा फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह देकर। तो यहाँ पर कलकत्ता काउंसिल ने इसको एक संधि का उल्लंघन पाया, और उस संधि के कारण यहाँ पर अंग्रेज नाराज हुए, और नाराज होने के बाद अंग्रेजों ने पुणे की ओर एक सेना भेजने पर कार्रवाई की। तो ये था पूरा का पूरा युद्ध का क्रम के 1775 से लेकर 1782 तक का जो कार्यकाल था, जो कि आंग्ल मराठा युद्ध की भूमिका थी, वो मैंने आपको यहाँ पर पूरी समझा दी कि 1775 की सूरत की संधि, 1776 की पुरंदर की संधि, उसके बाद में 1777 में उल्लंघन जो हुआ, उसके बाद में अंग्रेजों ने पुणे पर अपनी एक सेना भेजकर जवाबी कार्रवाई की थी। तो ये था पूरा युद्ध का क्रम। तो इस युद्ध के क्रम को मैंने एक एक करके आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब हम पूरा एक एक करके पूरे पॉइंट अगली क्लास में समझेंगे, क्योंकि ये क्लास काफी लंबी हो रही है। इसमें कि मैंने मराठा का एक राजवंश भी आपको कंप्लीट किया और साथ में दूसरे राजवंश भी निपटा दिए हैं। तो अब हम आगे चलेंगे इस आंग्ल मराठा युद्ध को, क्योंकि काफी लंबी क्लास हो जाएगी अगर मैं पूरा समझाऊंगा। तो अगली क्लास के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, जिसमें कि मैं आपको समझाऊंगा युद्ध के क्रम, यानी कि अब युद्ध कैसे चलता है, और उस युद्ध में कैसे कैसे कौन कौन से सेनापति और कौन कौन से प्रमुख मराठा साम्राज्य के जो सिपह सालार थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे आप सिविल सर्विसेज कंटेंट की तैयारी कर रहे हो या किसी के भी, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रख सकता है। इसलिए लगातार मेरी क्लास के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, मेरा एक और चैनल जिसका नाम है अभियान एकेडमी, उस पर एमसीक्यू सीरीज, सिर्फ एमसीक्यू सीरीज के लिए वो मैंने डेडिकेटेड किया है। तो उसको आप वहां पे जाकर एमसीक्यू सीरीज पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और अन्य पार्ट मैं पूरे कंप्लीट करा रहा हूँ सिर्फ एमसीक्यू सीरीज। तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप एमसीक्यू कंप्लीट कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो चैनल है स्टडी कॉन्सेप्ट, इस पर आप थ्योरी कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं पूरी थ्योरी लूंगा आपकी, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और अदर सब्जेक्ट की रहेंगी। तो यहाँ पर आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए और वहां पर आप एमसीक्यू लगा सकते हैं। तो ये क्लास मेरी यही खत्म होती है। इस क्लास के आगे का क्रम में अगली क्लास में आपको पूरा कंप्लीट करूंगा, जो कि आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध 1775 से लेकर 1782 का कार्यकाल जारी रहेगा, क्योंकि 1777 तक मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। पूरा 1782 तक हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो दिस एंड। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।